गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो लेक्चर की जो हमें सीरीज आगे हमारी जो पिछली सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक आज लेकर आए हैं। हमने थोड़ी बहुत जानकारी इतिहास के बारे में पहले ली थी और ये समझा था कि किस तरह से मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, विकास करना मानव सभ्यताओं ने शुरू किया, किस तरह से पहाड़ों से निकलकर वो सभ्य होना शुरू हुए, ऊपर बढ़ना शुरू हुए और पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है कि किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ था इतिहास के बारे में और चर्चा करें तो। और अगर गहराई से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो हमारा जो दूसरा बैच शाम वाला चल रहा है उस बैच में आप लोग शामिल हो सकते हैं और उस बैच में आप लोगों को इतनी जानकारियां मिल जाएंगी कि हाँ शायद कोई जानता हो। दूसरी चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल हमने ये बनाया है, अभी फिलहाल इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर बच्चे अगर इसको शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा चल सकता है और हमारा भी मन लगेगा कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ। तो देखिए जो इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे। ऑनलाइन क्लास हमारी होती नहीं है क्योंकि अभी रिकॉर्डेड क्लास हम लोग करते हैं, ये भी रिकॉर्डेड क्लास है और इसी को समझकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप लोग हमारे जो फ़ोन नंबर हमने आपको दिया हुआ है इसको फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो देखिए इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे इतिहास के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जो सिंधु सिविलाइजेशन हमारी चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने जो पहली वीडियो में आप लोगों को बातें बताई थी, थोड़ी बातें उन पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से इस सभ्यता का पता चला था। तो हम लोगों ने आपको बताया कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने ये देखा कि हड़प्पा के आसपास के जितने भी लोग हैं अपना मकान बनवाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हैं और वो कच्ची ईंटें कहीं मोल की नहीं मंगाते, वो पास ही के टीले से खुदाई करते हैं और कच्ची ईंटें निकालते हैं। तो इन्होंने सोचा कि खुदाई करके जो ईंटें निकल रही है आखिर वो ईंटें निकल कहाँ से रही है। और ये बात जब चार्ल्स मैसन ने पुरातत्व विभाग को बताई तो उस समय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर आगे चलकर 1853 से 1856 का वो समय जब भारत में रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी और वो रेल की पटरी बिछाने का काम दो बंधुओं के अंडर में हो रहा था। उन दो भाइयों का नाम था जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। रेल की पटरियां कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी तो कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी और उस दौरान उन दो भाइयों को जब पटरियों के बीच में ईंटें जब डलती है, उन ईंटों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पासी के टीले में खुदाई करवा दी और खुदाई के दौरान उन्हें 3 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई, एक वर्गाकार ईंटें, एक एलाकार की ईंटें और एक वक्राकार की ईंटें। तो 3 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई, एक इस प्रकार की, एक इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। तो इन जब 3 ईंटें अलग अलग किस्म की प्राप्त हुई तो इन्होंने जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन ने इन ईंटों की खोज और पुष्टि करने के लिए पुरातत्व विभाग में एक बार फिर सूचना दी। तो जब पुरातत्व विभाग में उस समय सूचना दी तो पहले तो अलेक्जेंडर कनिंघम अध्यक्ष थे और इस समय अध्यक्ष चेंज हो चुके थे। इस समय आ गए थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इस चीज का अध्ययन किया और इस चीज का अध्ययन करने के बाद उनके अंडर में 2 व्यक्ति काम करते थे। सर जॉन मार्शल के अंडर में 2 व्यक्ति काम करते थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। उन दोनों को इन ईंटों के बारे में पता करने के लिए भेजा तो इन दोनों ने 1921 और 1922 में हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो की खोज की। उन बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। आइए तो आप पढ़ते हैं ये सभ्यता क्या है, क्या इसके अंदर राजनीतिक उद्गम हुए, क्या इसका राजनीतिक कारण क्या थे या राजनीतिक विस्तार कहाँ तक था, धार्मिक चीजें क्या क्या थी और समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था। तो इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के जितने भी शहर प्राप्त हुए हैं आज तक 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। उन्हें 3 देशों के नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत।
इन 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो विस्तार था वो कहाँ तक था, या पहले बात करेंगे समय की, इसका समय कब से कब तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें समय की, समय कब से कब तक माना जाता है, तो देखिए एक पत्ती है रेडियो कार्बन C14, C14 रेडियो कार्बन C14 जैसी पद्धति से हम लोगों को जो इस सभ्यता का समय का प्राप्ति हुई है, वो सभ्यता के समय की प्राप्ति 2350 BC से 1750 BC तक मानी गई है। आप लोगों से अगर क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, तो 2350 BC से 1750 BC का समय इस सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। कई इतिहासकारों ने अलग अलग इसके समय में बताया, जैसे माधव स्वरूप वत्स ने अलग बताया है, सर जॉन मार्शल ने अलग बताया है, R.S. बिष्ट ने अलग बताया है। तो उन सब चीजों की जब हम तैयारी करेंगे बड़े लेवल की, तो उन सब बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए जो इसका समय हुआ ये हुआ, अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार कहाँ तक था, इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए अगर विस्तार की बात करें तो ये जो हम एक मैप के जरिए यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपको होगा ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखिए इसके लिए एक सूत्र है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि चलो सूत्र से नहीं, आप लोग इसी तरह से याद कर लेना। तो देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर में जो इसका वो था मांडा, मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। उत्तर में इसका विस्तार मांडा तक था, जम्मू कश्मीर तक था। और बात करें कि पूर्व में कहां तक था, पूर्व यहाँ है तो पूर्व में कहां तक था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है, यहाँ पे एक लोकेशन पड़ती है आलमगीरपुर। तो ठीक है, अब आया दक्षिण में। दक्षिण में आपका पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और वेस्ट में आपका आया बलूचिस्तान। ये यहाँ पर जगह थी जिसका नाम था सूत का गैंडोर, सूत का गैंडोर। तो देखिए हमने आपको विस्तार बताया कि उत्तर में मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण में ये दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। और बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में सूत का गैंडोर यानी बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। इसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, इस विस्तार की आकृति क्या है। तो आप लोगों से अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की आकृति, विस्तार की आकृति क्या है, तो विस्तार की आकृति अगर आप लोगों से पूछे तो विस्तार की आकृति त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अब आप लोगों को यकीन आएगा कि त्रिभुजाकार कैसे, कि ये तो आप लोगों ने बिल्कुल, अगर यहाँ से ऐसा कैसे, तो ये तो वर्गाकार बननी है, त्रिभुजाकार कैसे। अब देखिए अगर भारत का मैप आप लोग बनाएंगे, ये थोड़ा मैप हमने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया। अब देखिए यहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर का मांडा, यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र का दैमाबाद, और ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान। तो देखिए अगर इसको इस प्रकार से करें तो ये जो आकृति है ये त्रिभुजाकार बनती है। तो इसी प्रकार अगर आप लोगों से पूछे कि इसकी विस्तार की आकृति कैसी है, तो इसकी विस्तार की आकृति त्रिभुजाकार है। इतनी बातों पर समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, पहले इसको विस्तार को आप लोग कॉपी करेंगे और आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, इसको रफ करते हैं। हम लोग ज्यादा भी लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उसमें आप लोगों को अभी तक संतुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड करने के लिए इंटरनेट खर्च होता है और अभी इंटरनेट हमारे पास ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो इसी कारण हम आप लोगों को वीडियो ज्यादा लंबी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था, समाज किस प्रकार का था, समाज किस प्रकार का था? तो देखिए, समाज जो हमको पता चला है वो मात्र शतात्मक था, मात्र शतात्मक समाज का मतलब होता है जिसमें सबसे उच्च वर्ग का जो व्यक्ति माना जाता है वो किसी औरत को माना जाता है, उस समाज को कहते हैं मात्र शतात्मक समाज। अब ये मात्र शतात्मक समाज क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक मूर्ति मिली है और उस मूर्ति के पेट से एक पौधा उग रहा है। तो देखिए, उस मूर्ति के पेट से पौधा उग रहा है, तो इतिहासकारों ने पता लगाया कि जब इस मूर्ति, जो लेडीज की मूर्ति है, इसके कोख से एक पेड़ उत्पन्न हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी देवी होगी, उर्वरकता की देवी होगी, जिसको ये लोग पूजते होंगे, तो इसलिए ये समाज मात्र शतात्मक समाज कहलाया। अब पूछेगा कि ये किस समय की घटना है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो किस समय विकसित हुई थी? तो देखिए, इसका जो अगर समय की बात करें तो एक आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पहली क्लास हमारी ली होगी तो हमने उसमें बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। एक होता है ऐतिहासिक काल। अभी तीनों चीज अलग अलग होती है। देखिए, इन तीनों चीज में अंतर क्या है, आप लोगों को अगर अंतर इसमें समझना है कि इन दोनों में जो अंतर समझ गया वो तो इसमें आराम से समझ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो देखिए, एक ऐसा समय जिस समय में मनुष्य के जीवन की संबंधित घटनाओं का कोई भी लिखित स्वरूप हम लोगों को नहीं मिलता हो, यानी जिस समय का मनुष्य लिखना नहीं जानता था, उस समय को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन बताना कि एक ऐसा समय जिस समय का मानव अपने जीवन की संबंधित घटनाओं को लिख नहीं पाया या लिखित रूप हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ, उस समय को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कुछ लिखा भी नहीं गया और जब लिखा नहीं गया तो उन्हें पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या हम लोग करते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल को कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। तो इससे भी जुड़ी हुई एक चीज हम लोगों को बताते हैं कि इस सभ्यता में और इस आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इस सभ्यता में आदमियों ने लिखने का प्रयास तो किया गया, यानी लिखा तो गया, और वो जो लिखा गया था वो पढ़ा नहीं गया, जो लिखा गया था वो पढ़ा नहीं गया। तो आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है तो डेफिनेशन बताएंगे कि एक ऐसी समय अवधि जिस काल के दौरान मनुष्य ने संबंधित घटनाओं को लिखने का प्रयास तो किया, लेकिन लिखने के बाद भी अधिकांश लेख पढ़े नहीं जा सके हो, उस काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल समझने के लिए बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कुछ चीजें जो लिखी गई हैं, उन लिखी गई चीजों को पढ़ा भी गया है, इस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और आगे बढ़ते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। 5 मिनट अभी और है हमारे पास, इससे पहले इसको रफ करेंगे और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आप लोगों को इन तीनों की डेफिनेशन बोलता हूँ। देखिए, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, एक ऐसा काल जिस काल में मनुष्य जीवन की संबंधित घटनाओं का कोई भी लिखित रूप हम लोगों को प्राप्त नहीं होता हो, उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिस काल में मनुष्य ने अपने जीवन की संबंधित घटनाओं को लिखने का प्रयास तो किया, लेकिन लिखने के बाद भी अधिकांश लेख
पढ़े नहीं जा सके हों, उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य ने लिखा भी और पढ़ा भी गया, यानी जिस काल में मनुष्य के जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, उस काल को कहते हैं आज ऐतिहासिक काल। चलिए इन्हें रख करते हैं। अब देखिए जो भी यहाँ से चीज बनेगी, अब सारी थ्योरिकल टाइप बनेगी, सारी चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो किस प्रकार का था, तो हमने आपको बताया मातृसत्तात्मक था। अब सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों से इसके नगरों की प्राप्ति हुई है, कितने देशों से इसके नगरों की प्राप्ति हुई, तो आप लोग बताना 3 देशों से। आप लोगों का आंसर आएगा 3 देशों से। अब इन 3 देशों के नाम अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से देश थे वो जिनसे ये प्राप्ति हुई, तो आप लोगों को बताना है सबसे पहला नाम आता है अफगानिस्तान, दूसरा आप लोगों का नाम आता है पाकिस्तान, और तीसरा नाम आता है भारत। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो इससे मात्र 2 ही स्थल हम लोगों को मिले हैं, सुरतगोई और मुंडीगाग। इससे 2 स्थलों की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। अब पाकिस्तान को भी हमने 4 जोनों में बांटा है। 4 जोन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ऊपरी वाला जो क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सिंध का पाकिस्तान, सिंध का पाकिस्तान, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी प्रांत, और ये वाला जो है पंजाब प्रांत। इन 4 भागों में हम लोगों को पाकिस्तान को बांटा है। और इन 4 भागों से किन किन क्षेत्रों की जानकारी हम लोगों को मिलती है, तो इन सभी को चर्चा करेंगे। और पूछेंगे वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगरों की खोज हो चुकी है, तो लगभग 1100 से 1100 नगरों से अधिक खोज हो चुकी है। इसका विस्तार कितना है, इस विस्तार हमने पढ़ लिया, विस्तार कहाँ तक है, और आगे चर्चा करेंगे कि इसके विस्तार को लेकर क्या क्या प्रश्न आज हम लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, कि तटीय विस्तार क्या है, रेखीय विस्तार क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।